सोचो एक पल के लिए, तुम्हारा नाम बदल दिया जाए, तुम्हारा धर्म बदल दिया जाए, तुम्हारी पहचान, वो हर चीज जो तुम हो मिटा दी जाए और फिर तुम्हें भेज दिया जाए उस देश में जो तुम्हारा दुश्मन है, अकेले, बिना किसी सुरक्षा के, बिना किसी वादे के, सिर्फ एक काम के साथ। वहां रहो, वहां घुलो और हमें वो बताओ जो हमें जानना है। अगर पकड़े गए तो हम तुम्हें जानते ही नहीं। यही जिंदगी थी रविंद्र कौशिक की, और उन्होंने ये जिंदगी ना सिर्फ जी बल्कि इसे इतनी खूबसूरती से जिया कि दुश्मन को 8 साल तक भनक तक नहीं लगी। ये कहानी है भारत के सबसे महान जासूस की, जिसे खुद उनका देश भूल गया। 11 अप्रैल 1952 को राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक बच्चे का जन्म हुआ। सरहद के करीब बसा यह शहर, एक तरफ भारत, दूसरी तरफ पाकिस्तान। यहाँ की हवा में ही एक अजीब तनाव था। 1965 की जंग की यादें अभी ताज़ी थीं। 1971 की लड़ाई की गूंज अभी भी गलियों में थी। रविंद्र के पिता J.M. कौशिक भारतीय वायुसेना में थे। घर में देशभक्ति की बातें होती थीं, सरहद पार की खबरें आती थीं और एक बच्चा इन सब को बड़ी गहराई से सुनता था। रविंद्र पढ़ाई में तेज थे, लेकिन उनकी असली दुनिया थी रंगमंच, नाटक, किरदार। SD बिहानी कॉलेज में वो ड्रामेटिक्स और मिमिक्री के लिए मशहूर थे। उनमें एक गजब की क्षमता थी, किसी भी किरदार में इस कदर डूब जाने की कि देखने वाला भूल जाए कि ये असलियत नहीं है। 1973 में 21 साल की उम्र में उन्होंने लखनऊ में एक राष्ट्रीय नाट्य प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। उनका मोनो एक्ट था, एक भारतीय सैनिक जो दुश्मन के सामने भी राज नहीं खोलता। उन्हें नहीं पता था, कुछ साल बाद यही उनका सच बनने वाला है। उस प्रतियोगिता में दर्शकों के बीच रॉ के खुफिया अधिकारी भी बैठे थे। शायद उसी मोनो एक्ट ने उनका ध्यान खींचा। रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, भारत की विदेशी खुफिया एजेंसी। उसे चाहिए थे ऐसे लोग जो बहादुर हों और अपनी पहचान मिटाकर नई जिंदगी जी सकें। रविंद्र कौशिक उस सांचे में बिल्कुल फिट थे। 1973 में उन्होंने घर पर कहा, दिल्ली जा रहे हैं, नौकरी मिल गई है। ये झूठ था। असल में वो रॉ की ट्रेनिंग शुरू कर चुके थे। 2 साल तक 1973 से 1975 उनकी गहन ट्रेनिंग हुई। उर्दू सीखी, पाकिस्तानी लहजे के साथ, इस्लामी धर्मशास्त्र पढ़ा, पाकिस्तानी संस्कृति, रीति रिवाज, सब कुछ। और सबसे जरूरी, एक नई पहचान बनाना और उसे बचाए रखना। उन्हें एक नया नाम दिया गया, नबी अहमद शाकिर। नया जन्म प्रमाण पत्र, नया अतीत, यहां तक कि उनका खतना कराया गया ताकि शक की कोई गुंजाइश न रहे। सोचो, एक हिंदू लड़का राजस्थान से, और उसे पूरी तरह बदलकर एक पाकिस्तानी मुसलमान बनाया जा रहा है। 1975 तक रविंद्र कौशिक का कोई अस्तित्व नहीं रहा। अब सिर्फ एक नाम था, नबी अहमद शाकिर। और एक रात अंधेरे में वो सरहद पार चला गया। पाकिस्तान, जहां हर गली में शक है, जहां एक गलती मौत बन सकती है। वो अकेले थे, बिना सहारे के, लेकिन मिशन साफ था। पाकिस्तान पहुंचकर उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। वहां से LLB की डिग्री ली। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये उनके किरदार को मजबूत करने का तरीका था। इसके बाद उन्होंने पाकिस्तानी सेना में क्लर्क की नौकरी के लिए आवेदन किया, मिलिट्री अकाउंट्स डिपार्टमेंट। यहां से उन्हें दिखने लगा फौज की तैनाती, अफसरों की पोस्टिंग, हथियारों की आवाजाही। ये एक खिड़की नहीं थी, ये एक दरवाजा था। धीरे धीरे उन्होंने भरोसा जीता, अपने अफसरों के बीच एक वफादार कर्मचारी बन गए और रात में वो भारत को जानकारी भेजते थे। एक जिंदगी नहीं, 2 जिंदगियां। असली मिशन अब शुरू हुआ था। रविंद्र ने पाकिस्तानी फौज के अंदर अपनी जगह बनानी शुरू की। धीरे धीरे, बिना किसी जल्दबाजी के, उन्होंने अपने अफसरों का भरोसा जीता।
उनके सहकर्मी उन्हें एक मेहनती, ईमानदार और भरोसेमंद इंसान मानने लगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यही आदमी हर रात उनके सबसे बड़े राज भारत भेज रहा है। 1979 से 1983 तक पूरे 4 साल रविंद्र कौशिक ने भारत को वो जानकारियां दी जो कोई सैटेलाइट नहीं दे सकता था। फौज की तैनाती, अफसरों की पोस्टिंग, हथियारों की आवाजाही, हर छोटी बड़ी जानकारी जो युद्ध के समय हजारों जिंदगियां बचा सकती थी। वो सिर्फ एक जासूस नहीं थे, वो भारत की आंखें और कान बन चुके थे। उनकी रिपोर्टों में पाकिस्तान के पंजाब सेक्टर की फौजी हलचल का पूरा ब्यौरा होता था। यहां तक कि उन्होंने काहुता परमाणु केंद्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी भारत तक पहुंचाई। काहुता, जहां पाकिस्तान अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा था। ये जानकारी सिर्फ भारत के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए अहम थी। कहा जाता है कि रविंद्र की दी हुई जानकारी ने भारत के करीब 20,000 सैनिकों की जान बचाई। उनकी रिपोर्टों की वजह से कई पाकिस्तानी योजनाएं नाकाम हो गईं, वो शुरू होने से पहले ही खत्म कर दी गईं। ये कोई साधारण काम नहीं था। जब ये खबर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक पहुंची तो वो भी हैरान रह गईं और उन्होंने रविंद्र कौशिक को एक नाम दिया, ब्लैक टाइगर। एक ऐसा नाम जो अंधेरे में काम करने वाले शिकारी को दिया जाता है। लेकिन ये नाम रविंद्र तक कभी नहीं पहुंचा, क्योंकि वो तो पाकिस्तान में थे, नबी अहमद शाकिर बनकर। और इस दौरान उनकी जिंदगी, उन्होंने एक स्थानीय लड़की अमानत से शादी कर ली, एक फौजी दर्जी की बेटी। उसे कभी नहीं पता चला कि उसका पति कौन है। 1981 तक रविंद्र पाकिस्तान में 6 साल बिता चुके थे। उनका एक घर था, एक पत्नी थी, एक बेटा था। वो सुबह काम पर जाते, शाम को घर लौटते, पड़ोसियों से मिलते और मस्जिद में नमाज पढ़ते। सब कुछ बिल्कुल सामान्य। लेकिन रात होते ही वो फिर वही बन जाते, भारत का एक गुप्त जासूस। एक इंसान, 2 जिंदगियां, और दोनों को इतनी परफेक्शन से जीना कि कोई शक तक न करे। कभी कभी वो भारत भी आए, लेकिन कितनी सावधानी से। एक बार अपने भाई की शादी में आए, खाड़ी देशों के रास्ते से, सऊदी अरब में उम्रा का बहाना बनाकर, और वहां भी उन्होंने एक नए किरदार को जिया, एक दुबई के बिजनेसमैन का। यहां तक कि अपने परिवार के सामने भी वो अपने असली रूप में नहीं आ सकते थे, क्योंकि जासूसी का पहला नियम है, राज सबसे छुपाओ, चाहे वो तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो। लेकिन हर खेल की एक सीमा होती है, और राविंद्र जानते थे वो खतरे के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। हर नई सफलता उन्हें खतरे के और करीब ले जा रही थी। लेकिन जो हुआ वो उनकी गलती नहीं थी, वो एक बड़ी भूल थी रॉ की। 1983 का साल। कुछ समय से रविंद्र की तरफ से कोई खबर नहीं आई थी। रॉ को शक हुआ कहीं वो पकड़े तो नहीं गए। उनकी स्थिति जानने के लिए एजेंसी ने एक और ऑपरेटिव भेजने का फैसला किया। उसका नाम था इनायत मसीह, एक कम अनुभवी जासूस। और यही फैसला सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि जासूसी की दुनिया में एक छोटी सी गलती पूरे खेल को खत्म कर सकती है। इनायत मसीह, एक ऐसा नाम जिसने अनजाने में सब कुछ खत्म कर दिया। जैसे ही उसने पाकिस्तान की सरहद पार की, आईएसआई पहले से तैयार बैठी थी। उसे तुरंत पकड़ लिया गया। पूछताछ शुरू हुई। पहले सवाल, फिर दबाव और फिर यातना। हर जासूस की एक सीमा होती है, और इनायत उस सीमा को पार नहीं कर सका। वो टूट गया। उसने बता दिया कि पाकिस्तानी फौज के अंदर एक गहरा मोल काम कर रहा है। आईएसआई को अब बस एक चीज चाहिए थी, उस मोल तक पहुंचने का रास्ता, और वो रास्ता अब उनके पास था। आईएसआई ने इनायत को एक प्लान दिया। उसे कहा गया, उस मोल से संपर्क करो और मिलने के लिए बुलाओ।
ये एक जाल था। मुलाकात की जगह तय हुई मुल्तान का एक पार्क। सितंबर 1983। रविंद्र कौशिक, जो अब भी नबी अहमद शाकिर बनकर जी रहे थे, उस पार्क में पहुंचे। शायद उन्हें अंदाजा था कि कुछ गलत है, या शायद नहीं, लेकिन उस दिन हर रास्ता बंद हो चुका था। जैसे ही वो वहां पहुंचे, आईएसआई के अधिकारी पहले से मौजूद थे। 8 साल की मेहनत, 8 साल की पहचान एक पल में खत्म हो गई। रविंद्र कौशिक गिरफ्तार हो गए। उन्हें ले जाया गया सियालकोट के एक पूछताछ केंद्र में, और फिर शुरू हुआ वो दौर जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। करीब 2 साल तक उन पर बेरहम यातनाएं की गईं, शारीरिक, मानसिक, हर तरह की। उन्हें तोड़ने की कोशिश की गई, उनसे हर राज उगलवाने की कोशिश हुई, लेकिन वो नहीं टूटे। उन्होंने एक भी ऐसी जानकारी नहीं दी जो भारत को नुकसान पहुंचाती। एक जासूस जिसने अपनी पहचान छोड़ दी थी, लेकिन अपने देश को नहीं छोड़ा। 1985 में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। एक जासूस के लिए यही अंजाम होता है, लेकिन फिर ये सजा उम्र कैद में बदल दी गई, शायद दया के नाम पर। लेकिन सच क्या था? मरना एक बार होता है, लेकिन जेल में सड़ना हर दिन मरने जैसा होता है। सियालकोट, कोट लखपत, मियांवाली, एक के बाद एक जेल, एक के बाद एक साल, 16 साल। और इस दौरान भारत चुप रहा। जासूसी का सबसे पहला नियम है प्लॉजिबल डिनायबिलिटी। अगर एजेंट पकड़ा जाए तो देश उसे पहचानने से इनकार कर देता है, और रविंद्र के साथ भी यही हुआ। उन्होंने भारत के लिए सब कुछ किया, अपनी पहचान मिटा दी, अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। लेकिन जब वो पकड़े गए तो भारत ने कहा, हम उन्हें जानते ही नहीं। उनके परिवार ने, उनकी मां और भाई ने कई बार सरकार को चिट्ठियां लिखीं, रिहाई की गुहार लगाई, लेकिन जवाब बस एक ठंडा सा वाक्य, मामला उठाया जा रहा है, उठाया जा रहा है, लेकिन कभी सुलझाया नहीं गया। पाकिस्तान की जेल में बंद रविंद्र अब सिर्फ एक कैदी नहीं थे, वो एक टूटा हुआ इंसान बन चुके थे। वो चिट्ठियां लिखते थे लगातार। उन चिट्ठियों में उनकी तकलीफ झलकती थी, उनकी बेबसी साफ दिखती थी। एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? एक और चिट्ठी में, अगर मैं अमेरिकी होता तो शायद फिल्मों का हीरो होता, लेकिन यहां मैं बस एक भूला हुआ नंबर हूं। ये शब्द सिर्फ शिकायत नहीं थे, ये एक सवाल था जो आज भी जवाब मांगता है। उनकी मां ने भारत के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी। एक मां अपने बेटे के लिए गुहार लगा रही थी। उन्होंने लिखा, अगर वो पकड़े नहीं जाते तो आज पाकिस्तान की सेना में एक ऊंचे पद पर होते और भारत की और मदद कर सकते थे। लेकिन जवाब कभी नहीं आया। समय बीतता गया। जेल की जिंदगी, यातनाएं और उपेक्षा, इन सब ने मिलकर रविंद्र के शरीर को तोड़ दिया। उन्हें टीबी हो गई, दिल की बीमारी ने भी घेर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बीमारी थी भूल जाना, अपने ही देश द्वारा। 21 नवंबर 2001, मियांवाली सेंट्रल जेल। 49 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक ने आखिरी सांस ली। न तिरंगा था, न कोई सलामी, बस एक खामोशी थी। उन्हें जेल के पीछे एक गुमनाम कब्र में दफना दिया गया। वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए दे दी, उसके अंत में कोई पहचान भी नहीं थी, बस एक कब्र और एक कहानी जो कहीं दब कर रह गई। आज हम उन्हें याद करते हैं, लेकिन ये याद बहुत देर से आई। कहा जाता है कि फिल्म एक था टाइगर उनकी जिंदगी से प्रेरित थी, लेकिन उस कहानी में भी उनका नाम नहीं था। रॉ का वो ऑपरेशन जिसमें रविंद्र जैसे एजेंट भेजे गए थे, आज बंद हो चुका है।
सैटेलाइट और ड्रोन ने इंसानी जासूसों की जगह ले ली है। लेकिन सवाल वही है, जिन लोगों ने देश के लिए अपनी पहचान मिटा दी, क्या उनकी याद भी मिटा देनी चाहिए? क्या उनकी कुर्बानी इतनी सस्ती है? रविंद्र कौशिक की कहानी सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है। ये एक इंसान की कहानी है जिसने अपना नाम दिया, अपना धर्म दिया, अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल दिए, जिसने अपने घर को याद किया लेकिन कभी लौट नहीं पाया। आज जब हम रात को चैन से सोते हैं, जब हमें सरहद की चिंता नहीं होती, तो कहीं ना कहीं उस सुकून के पीछे किसी रविंद्र कौशिक का हाथ होता है। कोई जो अंधेरे में है, बिना नाम के, बिना चेहरे के। ब्लैक टाइगर, एक ऐसा शेर जो दुश्मन के जंगल में घुसा, 8 साल तक जिया और जब गिरा तो अपने ही देश ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। और उसका सवाल आज भी जिंदा है, क्या ये एक देशभक्त का इनाम है?